आज इस वीडियो में हम बेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर्स और स्केलर फैक्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन पीछे जो वीडियो में थोड़ी सी डिस्कस हुई थी अबाउट टू द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट देम। हमारे पास क्या था कि हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री प्लेन by intersection of which we get a three axis, x axis, y axis, z axis. Similarly, in a Cartesian in a curvilinear coordinate system, we take a three plane surface or three surface. This is not necessary to be plane, that means the surface to be plane. आप कोई भी कर्व सरफेस ले सकते हैं जिनके इंटरसेक्शन से हमें थ्री कोऑर्डिनेट मिलेगा, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेगा। Q1, Q2, Q3 से हमने डिनोट किया था। उसी तरह आज हम पढ़ने वाले हैं बेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर और स्केलर फैक्टर। तो बेस वेक्टर BASE बेस वेक्टर आर टेंजेंट वेक्टर एंड स्केलर फंक्शन और स्केलर फैक्टर कैसे टेंजेंट वेक्टर से कोरिलेट है, इस चीज़ को भी समझेंगे। स्केलर और स्केल फैक्टर्स। अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है Q1 एक्सिस। हमने बात ये किया था कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज नॉट नेसेसरी इन अ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। द एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन, इट मे बी अ कर्व। तो यहाँ पे हमने एक कर्व ले लिया, दिस इज Q2 एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, Q3 एक्सिस। ये हमारी ओरिजिन है। हम मान के चलते हैं कोई पॉइंट P है हमारे पास जो Q1 एक्सिस पे है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q1 0 0, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर R है। तो हम जानते हैं जो हमारी पोजीशन वेक्टर R होगी वो फंक्शन हुआ किसका, Q1। R इज द फंक्शन ऑफ Q1 0 0, ताकि Q1 एक्सिस पे सिर्फ Q1 की मान वेरी करेगा, Q1 की वैल्यू वेरी करेगी, अनदर कोऑर्डिनेट एक्सिस रिमेन कांस्टेंट इफ द कोऑर्डिनेट Q1 इज गिवन। अगर हम इस Q1 को थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो पॉइंट P है ये भी थोड़ा वेरी करेगा, जिसके कारण R इज द फंक्शन ऑफ Q1, सो R में भी वेरी होगी। तो मैं इसी चीज़ को बता रहा हूँ। इफ दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन लाई ऑन अ Q1 एक्सिस, if the coordinate Q1 is given in increment del Q1। अगर हम Q1 एक्सिस में क्या करते हैं, थोड़ी सी जो पोजीशन पॉइंट की है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, जो इंक्रीज डेल Q1 है, तो जो पोजीशन वेक्टर का टिप होगा वो भी मूव करेगा अलोंग द कोऑर्डिनेट लाइन Q1 एक्सिस, और इसके दौरान पोजीशन वेक्टर जो है उसमें चेंजिंग होगी, वो चेंजिंग हम डेल R लेते हैं। तो इसी चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। then the tip of the vector R moves along the coordinate axis Q1 एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। इसके दौरान सफर्स अ चेंज
डेल आर, जिसके दौरान डेल आर की चेंज हो रही है, देन द रेशियो अंडर द लिमिट इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज ऑफ Q1, the ratio of del R upon del Q is known as the tangent vector or base vector. Then the ratio लिमिट हमारे पास क्या है डेल Q1 में हम बहुत स्मॉल चेंज कर रहे हैं 10 to 0, देन द रेशियो ऑफ डेल आर अपॉन डेल Q1 इज इक्वल टू partial differentiation of R with respect to Q is defined to be the tangent vector or base vector. Tangent vector or base vector. अगर Q1 एक्सिस की बात करते हैं तो इसको हम V1 से डिनोट करेंगे, एंड it is directed along the tangent to the coordinate axis Q1. कहने का मतलब क्या है कि इस पे हम टेंजेंट खींचेंगे तो वही ये शो करेगा, जो बेस वेक्टर होगा टेंजेंट को शो करेगा एट अ पॉइंट P. दैट मीन द जो चेंजिंग हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ. अगर डेल आर यहाँ पे है हमारा ए वाली जो वैल्यू है ये हमारी डेल आर है, और इसकी जो पोजीशन है डेल Q1 है, तो जो इसका रेशियो होगा डेल आर अपॉन डेल Q1 ये हमारी टेंजेंट को शो करेगा. इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट खींचेंगे उसको शो करेगा, और ये डायरेक्ट कर रहा है किस एक्सिस को, Q1 एक्सिस की ओर. दैट मीन्स द यूनिट वेक्टर E1, मतलब Q1 की यूनिट वेक्टर क्या होगी E1 एट पॉइंट P का हुआ कोलिनियर होगा इस टेंजेंट की. दैट इज कोलिनियर विथ E1 एट पॉइंट P. और हम थोड़ी सी बात करते हैं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट वेक्टर आर बेस वेक्टर, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंट वेक्टर को ही हम बेस वेक्टर कहते हैं. V1 इज इक्वल टू क्या था मेरे पास dr अपॉन डेल Q, अर्थात इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी मॉड ऑफ डेल R अपॉन डेल Q1 इज कॉल्ड. इसी को हम स्केलर फैक्टर कहते हैं. पीछे हमने जो डिफाइन किया था H11 H22 आर कॉल्ड स्केलर फैक्टर, उसी चीज़ को रिलेट करते हैं क्या, जो मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर फैक्टर, स्केल फैक्टर और लेमा कोफिशिएंट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर and denoted by H1. तो हम क्या पा गए V1 इज इक्वल टू क्या था डेल R अपॉन डेल Q1. एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड हम इसको और किस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ये हो गया और इसकी यूनिट वेक्टर हम बोलते हैं क्या, जो मैग्नीट्यूड होता है ये स्केल फैक्टर के बराबर होता है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी H1 E1. पीछे इस चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं या ए कर देते हैं, वेयर
वेयर h1 इज इक्वल टू del r upon del q1. Similarly, the tangent vector and the their magnitude along the coordinate axis q1 and q2 are found to be v2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, del r upon del q2. सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कोई अगर वेक्टर सपोज डेट ए है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर ए कैप, वैसे हम इसको लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर डेल q1 और इसकी जो यूनिट वेक्टर होगी यूनिट वेक्टर e2 कैप है, e2 कैप, और ये जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाली जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, स्केल फैक्टर के बराबर होगी, और स्केल फैक्टर रिलेटेड टू द q2 एक्सिस इज इक्वल टू h2 और q2 का मान हमने रख दिया, जहाँ पे h2 इज इक्वल टू वेयर h2 इज इक्वल टू डेल r अपान डेल q2. इसी तरह हम v3 को दे सकते हैं, v3 इज रिलेटेड टू द q3 एक्सिस, डेल r अपान डेल q3. इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड हो गया a q3 और इसकी यूनिट वेक्टर a हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी h3 होगी, h3 e3 कैप, वेयर h3 इज इक्वल टू डेल r अपान डेल q3. द क्वांटिटी, पीछे इस चीज़ को बता चुके हैं लोग, हमने इक्वेशन पाया था क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन से. इस चीज़ को थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ. अगर हम कह दें f इज द फंक्शन ऑफ f इज द फंक्शन ऑफ x y z, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज गिवन बाई डेल f अपान डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल f अपान डेल y डी वाई प्लस डेल f अपान डेल z डी जेड. तो इसी फंक्शन की सहायता से हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, अर्थात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था. उसी के हेल्प से हमने डिस्टेंस की फार्मूला पाई थी, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई जे. 3 पॉइंट तक हमें करना है, Q1 Q2 Q3, तो 3 एक्सिस के लिए करना है, 3 वेरिएबल इंक्लूड है, तो एच आई जे का स्क्वायर डी क्यू आई डी क्यू जे. तो जो हमारा ए था इसी को हम बोले थे क्या, स्केल फैक्टर आर मैट्रिक कोफिशिएंट आर लेमा कोफिशिएंट. तो वही हम लिख रहे हैं, द क्वांटिटीज एच आई आर कॉल्ड मैट्रिक कोफिशिएंट्स आर लेमा कोफिशिएंट. इस चीज़ को मैंने पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर मेरा होता क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के. अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं r इज द फंक्शन ऑफ q1 q2 q3. हम दूसरे तरीका से ये कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ q1 q2 q3, r इज द फंक्शन ऑफ, अगर हम कहें इस इक्वेशन को देखें तो हम कह सकते हैं r इज द फंक्शन ऑफ x y z. तो हम जानते हैं अगर r इज द फंक्शन ऑफ q1 q2 q3, तो दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, x इज द आल्सो द फंक्शन ऑफ q1 q2 q3. इसी तरह y इज द फंक्शन ऑफ q1 q2 q3,
जेड इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3। मतलब कहने क्या मतलब था मेरा, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो R है एक्स वाई जेड का फंक्शन है और यहाँ पे R जो है Q1 Q2 Q3 का फंक्शन है। तो अगर R Q1 Q2 Q3 का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्स वाई जेड Q1 Q2 Q3 का फंक्शन होगा, या हम ये कह सकते हैं Q1 Q2 Q3 एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, या एक्स वाई जेड Q1 Q2 Q3 का फंक्शन होंगे। बोथ वेक्टर आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। हम इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम स्केलर कोफिशिएंट की बात करेंगे, स्केल फैक्टर की बात करेंगे, लेमा कोफिशिएंट की बात करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है हमें कर्व निकालने के लिए। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, लाप्लासियन, इनके लिए स्केल फैक्टर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब स्केल फैक्टर पे काम करते हैं। डेल आर अपान डेल Q1 इज इक्वल टू, अब सबको हम Q1 के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देंगे। डेल Q1 आई डेल वाई अपान डेल Q1 जे डेल जेड अपान डेल Q1 के। अब हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ दिस, कैसे हम लिख सकते हैं, डेल आर अपान डेल Q1 का माड और हम E1 वेक्टर को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। वही चीज़ की अगर हमारे पास R दिया हो तो हम इसको R वेक्टर R कैप लिख सकते हैं, सेम टू सेम। इसकी यूनिट वेक्टर E1 है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स अपान डेल Q1 आई डेल वाई अपान डेल Q1 जे डेल जेड अपान डेल Q1 के। कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ डेल आर अपान डेल Q इज इक्वल टू H1। तो हम क्या लिख सकते हैं, H1 E1 कैप इज इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल Q1 आई डेल वाई अपान डेल Q1 जे डेल जेड अपान डेल Q1 के। और हम जानते हैं वेयर H1 इज इक्वल टू अंडर रूट, पीछे इस चीज़ को मैंने बताया है, डेल एक्स अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर। अब हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, क्या हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के। तो अब हम इसको Q2 के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेल आर अपान डेल Q2 इज इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल Q2 आई डेल वाई अपान डेल Q2 जे डेल जेड अपान डेल Q3 के। अब हम जानते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल आर अपान डेल Q2 E2 इज इक्वल टू डेल आर अपान डेल Q2। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं H2 2 है तो 2 E2 कैप इज इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल Q2 प्लस आई प्लस डेल वाई अपान डेल Q2 जे प्लस डेल जेड अपान डेल Q3 के। जहाँ पे हमारा H2 इज इक्वल टू क्या है, H2 इज इक्वल टू है एक्स डेल एक्स अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर टू पावर हाफ। इसी तरह H3 H4 हम H3 भी फाइंड कर सकते हैं। अगर 4 कोऑर्डिनेट है, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तब हम H4 भी फाइंड कर सकते हैं। यही तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। द वैल्यू ऑफ HI कैन बी फाउंड फ्रॉम एबव फार्मूला। वी नो दैट द एक्स वी नो दैट, हम जानते हैं क्या चीज़, x इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3। पीछे हमने जहाँ पे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट की इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे इस चीज़ को बहुत बेहतर डिस्कस की है। y इज इक्वल टू मतलब y इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3, z इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2
Q3। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तब फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखिए Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R, Q2 इज इक्वल टू थीटा, Q3 इज इक्वल टू फाई। और जहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या था, क्या क्या रिलेशन हमने पाया था, x इज इक्वल टू R cos फाई इंटू साइन थीटा, y इज इक्वल टू R साइन फाई साइन थीटा, z इज इक्वल टू R cos थीटा। मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो x इज इक्वल टू R cos फाई साइन थीटा, y इज इक्वल टू R साइन फाई साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू R cos थीटा। अब हम इसको हम क्या करते हैं, Q1 की जगह पे क्या है मेरे पास R है, डेल x अपान डेल Q1 इज इक्वल टू डेल x, Q1 का मान कितना है R है, डेल R इज इक्वल टू क्या पा जाएंगे cos फाई इंटू साइन फाई। इसी तरह y को हम क्या करते हैं, डेल y अपान डेल Q1 इज इक्वल टू डेल y अपान Q1 की जगह पे क्या ले लिया है R, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द R, देन वी गेट साइन फाई, ये वाली देखिए साइन फाई साइन थीटा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डेल जेड अपान डेल Q1 क्या हो जाएगा, Q1 की जगह पे हमने क्या ले लिया है R, डेल जेड अपान डेल R इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे cos थीटा। अब हम पाक आ जाते हैं लास्ट में, हम जानते हैं कि H1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल x अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस डेल y अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर। Q1 की जगह पे क्या है R है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल x अपान डेल R का होल स्क्वायर प्लस डेल x अपान डेल y अपान डेल R का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल R का होल स्क्वायर। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं। हम सबसे पहले स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन सिस्टम से रिलेट कर दिया, फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम से रिलेट कर दिया, उसके बाद कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम से रिलेट कर दिया, और पूरे कोरिलेशन से हम ये वाली काम कर रहे हैं। तो हमारी H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल x अपान डेल R की वैल्यू a है, तो इसका स्क्वायर करते हैं cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा, प्लस इसको हम जब डेल y अपान डेल R का मान रखते हैं तो क्या मिलता है, साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, पुनः डेल z अपान डेल R की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह H1 इज इक्वल टू, यहाँ पे cos स्क्वायर फाई है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर फाई है, दोनों वाले टर्म में cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो हम जो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर
प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये वाली दोनों टर्म को कॉमन कर लिया, ए को लिख दिया कोष्टक में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, देन H1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम H1 का मान कितना पा गए 1। ऐसे हम H2 का मान पा सकते हैं। H2 के लिए क्या करेंगे, थीटा को अब थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेरिवेटिव करने के बाद H2 की वाली समीकरण में भरेंगे, मतलब डेल एक्स अपान डेल थीटा का होल स्क्वायर, डेल वाई अपान डेल थीटा का होल स्क्वायर, डेल जेड अपान डेल थीटा का होल स्क्वायर। जब टोटल हम फाइंड कर लेते हैं तो H2 की मान हम पा जाते हैं R। ऐसे ही H3 की हम फाइंड करेंगे फाई के सापेक्ष डेरिवेटिव करके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को, तो हम का पा जाते हैं R साइन थीटा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्केल फैक्टर। सो स्केल फैक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या हमें मिल जाएगा, तो H1 इज इक्वल टू क्या पा गए 1, H2 इज इक्वल टू क्या पा गया R, H3 इज इक्वल टू R साइन थीटा। अगर हम चाहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q1 की जगह पे क्या रख देंगे, x इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q1 की जगह पे क्या रख देंगे x, Q2 की जगह पे क्या रख देंगे y, और Q3 की जगह पे क्या रख देंगे z। हम जानते हैं H1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डेल एक्स अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस डेल y अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर टू पावर हाफ। अब हम Q1 की जगह पे x रखेंगे तो केवल x का डेरिवेटिव मिलेगा 1, ए वाला और ए वाला टर्म 0 हो जाएगा। कहने का मतलब था डेल एक्स, Q1 के जगह पे x रख देते हैं, डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल y अपान डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल x का होल स्क्वायर। हम क्या पाते हैं, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, z और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, और x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या मिल जाएगा, यह H1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, तो 1 हमने लिख दिया। इसी तरह H2 की जब वैल्यू रखेंगे तो y के सापेक्ष रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा y, ये हमारा y हो जाएगा। तो ये y होगा तो ये वाली टर्म हमें 1 देगी और ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 मिल जाएगा पुनः। इसी तरह H3 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। हम देख लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है हमारे पास। तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को देने के लिए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं, जो क्या होते हैं रो, फाई एंड जेड। तो Q1 के जगह पे हम क्या रख लेंगे रो, Q2 के जगह पे क्या रख लेंगे फाई, Q3 के जगह पे क्या रख देंगे जेड, और पुनः वही स्केल फैक्टर वाली फार्मूला H1 इज इक्वल टू क्या होता है डेल एक्स अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस डेल y अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर टू पावर हाफ। और हम नोट में जहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बताया था, वहाँ पे बताया था x कोरिलेट टू द रो विथ दिस इक्वेशन रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, z इज इक्वल टू जेड। अब हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले
Q1 के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू क्या है, रो साइन फाई, z इज इक्वल टू क्या है, z। अब हम अगर दूसरी फंडा भी हम अपना सकते हैं, हम जानते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है। अब पहले इस मेथड को हम देख लेते हैं, डेल x अपान डेल Q1, डेल Q1 का मान क्या है, रो, डेल x अपान डेल रो इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो खाली कास फाई पाएंगे, ठीक है। इसको भी रो के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो डेल y अपान डेल रो के जगह पे मतलब Q1 की जगह पे हमने रो लिख दिया, तो इसको रो के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो साइन फाई पाएंगे, और जेड को रो के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे डेल जेड अपान डेल रो इज इक्वल टू 0। हमने क्या क्या पा गया, हमारे पास मिल क्या गया यहाँ पे, H1 इज इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल रो का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल रो का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल रो का होल स्क्वायर टू पावर हाफ। और मान रख देते हैं H1 इज इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल रो की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, कॉस फाई है, कॉस स्क्वायर फाई, इसकी डेल वाई अपान डेल रो की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू 0 है, टोटल हमें क्या मिल जाएगा 1। H1 इज इक्वल टू 1 हम पा गए। अगर दूसरा तरीका का मैं बात क्या कर रहा था कैसे, तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के। अब हम एक्स वाई जेड का मान रख देते हैं, R इज इक्वल टू एक्स का मान क्या था, R कास फाई आई कैप, वाई का मान क्या था, R साइन फाई जे कैप, जेड का जेड मान था। इसी को Q1 के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देर R अपान डेल Q1 इज इक्वल टू डेल R अपान Q1 का मान हमने क्या लिया था, रो, तो डेल रो इज इक्वल टू, यहाँ पे R के जगह पे रो हम यूज किए हैं, जो इसको रो के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस फाई आई साइन फाई जे, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 0, रो का 1 हो जाएगा रो के सापेक्ष। इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डेल R अपान डेल Q1 का जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो हमें क्या दे देगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, इसकी मान कितना होता है 1। हम जानते हैं इसी के मैग्नीट्यूड को H1 कहते हैं। ऐसे हम H2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। H2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किसके सापेक्ष का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद H3 की मान के लिए जेड के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन अब चलेगी, R इज इक्वल टू रो कास फाई आई प्लस रो साइन फाई जी जेड के। अब इसको हम सबसे पहले, अब 3 हम चाहते हैं H3 स्केल फैक्टर ज्ञात करना, तो डेल R अपान डेल Q3 की जगह पे हमने क्या लिया था, जेड। अब हम क्या रख देंगे, डेल R अपान डेल जेड। अब हम जेड के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन का, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मान क्या मिलेगा 1 कैप 1 के कैप, और इसी की मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो डेल R अपान डेल जे इज इक्वल टू अंडर रूट माड के इज इक्वल टू 1, ताकि के इज द यूनिट वेक्टर, और इसी को हम कहते हैं, यही वाली वैल्यू H2 होती है, तो H2 इज इक्वल टू 1। हम क्या पा गए, H2 इज इक्वल टू H3 Q3 के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो Q3 इज इक्वल टू 1।
इसी तरह थीटा के सापेक्ष फाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, ताकि सेकंड कोऑर्डिनेट है तो Q2 हम कर लेते हैं। डेल आर अपान डेल Q2 इज इक्वल टू डेल आर, और Q2 के जगह पे हमने क्या रखा है, फाई। अब इसी वाली इक्वेशन को फाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कास का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस रो साइन फाई आई रो कॉस फाई जे, इसका फाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डेल आर अपान डेल फाई इज इक्वल टू अंडर रूट रो का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब रो को जो हम बाहर करेंगे तो रो हो जाएगा, रो स्क्वायर को बाहर करेंगे तो रो हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई टू पावर हाफ। इस तरह इसी वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसकी मापांक वाली वैल्यू को H2 है तो यहाँ पे 2 बोलेंगे। 2 इज इक्वल टू कप आ गए रो। सो 10 इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट SYSTEM इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या पा गए, H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू रो, H3 इज इक्वल टू 1। सबसे नोट वाली बात, आपको इसको हर हमेशा दिमाग में रखनी है क्या, तो सिस्टम SYSTEM सिस्टम हो गया हमारे पास। पहला हमारे पास क्या था, कार्टेशियन सिस्टम SYSTEM, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 H1 H2 H3। Q1 का मान क्या हो जाएगा, Q1 के जगह पे हमने x रखा था, पीछे इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है इसी वीडियो में। Q2 की जगह पे y, यहाँ पे हम देखते हैं Q2 के जगह पे y, Q3 की जगह पे z, यहाँ पे z। H1 की वैल्यू क्या है, 1 1 1, तो 1 1 1 दूसरा का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल पोलर POLAR पोलर कोऑर्डिनेट SYSTEM सिस्टम। हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या होती है, तो Q1 की वैल्यू R होती है, Q2 की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है, Q3 की वैल्यू क्या होती है, फाई होती है, और H1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, H2 की वैल्यू क्या होती है, R होती है, H3 की वैल्यू H साइन थीटा होती है। कहीं और से नहीं, पीछे में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुका है। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम Q1 इज इक्वल टू R, Q2 इज इक्वल टू थीटा, Q3 इज इक्वल टू फाई, और यहाँ से हमने H1 का वैल्यू क्या निकाला था, 1, H2 की वैल्यू R, H3 की वैल्यू R साइन थीटा। इसी तरह सिलेंड्रिकल COORD कोऑर्डिनेट SYSTEM सिस्टम में हम अभी को जस्ट यहीं पे डिस्कस किया है। क्या लिए थे, Q1 के जगह पे हमने लिया था, Q1 के जगह पे रो, Q2 के जगह पे फाई, Q3 के जगह पे जेड। तो यहाँ पे क्या था, रो फाई जेड, और वैल्यू क्या पाई थी, 1, H2 की वैल्यू क्या पाई थी, रो, H3 की वैल्यू क्या पाई थी, 1। इनको हर हमेशा दिमाग में रखना है। अगर हमें कर्ल डाइवर्जेंस उसके बाद ग्रेडियंट लाप्लासियन अगर फाइंड हम करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन की, तो ये वैल्यू हर हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। अब हम अगले वीडियो में लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिस्कस करेंगे।